इस समय हमारे पाठ्यक्रमों में पर्यावरण शिक्षा के संबंध में बहुत कुछ शामिल किया गया है। ये प्रक्रिया अपने देश में 1970 के बाद शुरू हुई। NCERT ने सबसे पहले पुस्तकें बनाई, अध्यापकों के लिए सामग्री बनाई और 1975 में जो स्कूल शिक्षा का पाठ्यक्रम बना उसमें इसके महत्व को दिखाया गया। उसका प्रभाव सारे देश में पड़ा। 1988 में जब दोबारा पाठ्यक्रम बना तब इसे फिर दोहराया गया और यही प्रक्रिया सन 2000 के नए पाठ्यक्रम में भी की गई। हमने देखा है कि सारे राज्यों ने कुछ न कुछ पर्यावरण शिक्षा के संबंध में किया है, लेकिन संभवतः जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी नहीं है, हमें उससे और ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी सब को ध्यान में रखते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने NCERT को कहा है कि वे पर्यावरण शिक्षा का एक नया पाठ्यक्रम बनाएं जो सारे देश में लागू हो। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसका सारे देश पर प्रभाव पड़ेगा और इस दिशा में जो कुछ किया गया है, क्या किया गया है, कैसे किया गया है, क्या कुछ और करना है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ यहाँ पर आए हुए हैं। मेरी दाहिनी तरफ प्रोफेसर ओंकार सिंह देवल जी बैठे हुए हैं और मेरी दूसरी तरफ प्रोफेसर राजेंद्र दीक्षित जी बैठे हुए हैं। इन्होंने इन क्षेत्रों में कई वर्षों से काम किया है और विश्व भर में जो कुछ हो रहा है उसे देखा है, क्योंकि पर्यावरण की समस्या, उससे संबंधित चिंताएं केवल भारत की चिंताएं नहीं हैं, सारे विश्व की चिंताएं हैं। हमने ये भी देखा है कि हमारे बच्चों की रुचि इस सब में बहुत है। छोटे छोटे बच्चे जिनको बताया जाता है कि पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए, वो पेड़ पौधों की ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं करते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स करते हैं। देश में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर नए नए नवाचार किए गए हैं और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में व्यवहारिक रूप से बच्चों को जानकारी दी गई। थोड़ा सा हम मूल्यों के बारे में फिर आएँ कि पर्यावरण से संबंधित जो मूल्य हैं उन्हें किस प्रकार से बच्चों के अंदर लाया जा सकता है और वे कौन से महत्वपूर्ण मूल्य हैं जो अवश्य बच्चों को के सामने हमें रखने चाहिए। क्योंकि देवल साहब, ये कहा जाता है कि सबसे पहले बच्चे के सामने उदाहरण होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए। वो हम कैसे लाएं जिससे वो मूल्य जो है वो बच्चे के मन में बैठ जाए। मैं सोचता हूँ यहाँ हमें उन मूल्यों की तरफ नज़र देनी चाहिए जो बहुत ही शाश्वत मूल्य हैं। मेरी निगाह के अंदर 5 ऐसे मूल्य आ रहे हैं जिनको योग दर्शन के अंदर पातंजलि ने रखा है यम के नीचे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 इस प्रकार के वैल्यूज़ रखे गए हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को गांधी जी ने अपने 11 व्रत प्रतिदिन बोलते थे, उनके अंदर पहले 5 व्रत ये हैं और आगे के 6 और दूसरे व्रत हैं। अगर हम जैनिज़्म की तरफ देखें तो वहाँ पर महाव्रत नाम से रखे गए हैं और उनके अंदर ठीक यही 5 मूल्य हैं। और अगर बुद्धिज़्म के अंदर देखें तो एक छोड़ा हुआ है और उसके जगह उन्होंने शराब न पीना यह मूल्य रखा है, वरना वो के वो 4 मूल्य हैं। यहाँ पर 2 बहुत बड़े मूल्य हैं जिनकी तरफ हमें गौर से देखना चाहिए। एक है अहिंसा, दूसरा है ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को इकट्ठा नहीं करना। ये दूसरा वाला मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास में 5 कुर्तों की जगह 25 कुर्ते हों, एक गाड़ी की जगह 10 गाड़ियाँ हों। इस प्रकार के करने से जिसको माइंडलेस कंजम्पशन की तरफ ले जाने वाली जो बातें हैं वह उस तरफ हो जाएगी। अगर वो स्वयं पर कुछ नियंत्रण करे और ये सोचे कि मेरा दायरा इतना ही है। सबसे अच्छा उदाहरण राजपूत साहब इसके अंदर गांधी जी का है। उन्होंने ये सोचा था कि मेरे लिए इतना ही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो हमारे सोच के अंदर एक परिवर्तन आ जाएगा। हम ये देखेंगे कि इससे ज़्यादा मेरा हिस्सा नहीं है। आपने फरमाया था कि हमें देखना चाहिए कितना हम प्रकृति से ले सकते हैं और कितना हमको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पर दूसरों का अधिकार है। और दूसरा का अधिकार जो अभी हैं उनका तो है ही, लेकिन जो आने वाली संतानें हैं उनका भी अधिकार है। तो आने वाले लोगों को ध्यान में रखा जाए, हमारे आसपास के अंदर जो करोड़ों लोग हैं उनका ध्यान रखा जाए और उस ख्याल से अगर वो चीज़ लोगों के अंदर आए तो हमारी जो मांग करने की प्रवृत्ति है, इकट्ठी करने की चीज़ों को इकट्ठी करने की प्रवृत्ति है, वो कम होगी
और ये एक बहुत बड़ा मूल्य होगा। दूसरा है अहिंसा का। अगर हम, हिंसा का मतलब सिर्फ मारने से ही नहीं है, नष्ट करने से भी है, दूषित करने से भी है, उसको कमज़ोर करने से भी है। तो जब हम नदियों को दूषित करते हैं, पेड़ पौधों को आंख बंद करके काटते हैं, यही एक हिंसा का एक उदाहरण है। अगर हम किसी तरीके से इन चीज़ों को रोकें तो हम दो बहुत बड़े मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकेंगे, अहिंसा और चीज़ों को अपरिग्रहता, चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना। भारत की संस्कृति में अपरिग्रह का बहुत बड़ा महत्व है और मैं समझता हूँ आपने ये बात बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाई है। मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि भौतिकवाद के प्रति जो लगाव बढ़ता जा रहा है, उसके संबंध में पश्चिम में ये माना जाता रहा कि यदि आपके पास अधिक धन है तो आप सुख प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं माना गया, जैसे कहते हैं पूर्व के चिंतन में नहीं माना गया। यहाँ कहा गया है कि यदि आपके पास वैभव है, धन है, सब कुछ है, तो सुख प्राप्त करने के बीच में एक कारण और भी है, वह है राइटियस कॉन्डक्ट, सही धर्म है, वो आचरण है। यदि आपका आचरण सही नहीं है तो आपके पास कितना ही वैभव हो, आप जो वास्तविक सुख है वो प्राप्त नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ ये भी अपने आप में एक ऐसी विधा है जो हमारे मूल्यों को स्थापित करती है। देवल साहब ने जिन मूल्यों की बात की, मैं समझता हूँ एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे मूल्य लोगों के सामने रखे जिससे लोग परिचित तो हैं, मगर हमने उसे एक ढंग से रखा कि सत्य, अहिंसा, अच्छा आचरण, लोगों के प्रति प्यार, ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कहीं किसी धर्म में, किसी मजहब में, किसी समुदाय में, किसी परंपरा में कहीं कोई विरोध नहीं। और इनके आसपास अगर हम चलें तो निश्चित रूप से आ जाएगा कि मुझे कितना चाहिए, दूसरे को कितना चाहिए, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहा हूँ जो दूसरे के हिस्से में सेंध लगा रहा हूँ। और अगर हम पर्यावरण को इस ढंग से देखेंगे कि पर्यावरण हमारे लिए एक सम्माननीय साधन है जो हमें प्रकृति ने दिया हुआ है, इसके संरक्षण का दायित्व तो पेड़ों पर नहीं है, पौधों पर नहीं है, जानवरों पर नहीं, केवल मनुष्य के ऊपर है। क्योंकि मनुष्य को चिंतन की शक्ति मिली है, विचार करने की शक्ति मिली है और इस शक्ति का उपयोग करने का उत्तरदायित्व लगातार उसी का बना रहता है। एनसीईआरटी ने जो भी बातें कही हैं वे तभी अच्छे ढंग से लागू हो सकती हैं जब अध्यापक उसमें सबसे अधिक रुचि लें। तो हमें उनके दृष्टिकोण में ही परिवर्तन करने की आवश्यकता अभी भी लग रही है। उधर हम कैसे बढ़ें, कैसे हम अध्यापकों को इस बात को तैयार करें कि वो जो कर रहे हैं उससे और अधिक उन्हें करना है। मुझे लगता है कि अध्यापकों के अंदर एक जो बात आवश्यक है, चाहे कोई भी विषय हो, वो है उनका अपना विश्वास। सबसे पहले तो अध्यापकों के अंदर भी ये भावना पैदा करनी पड़ेगी कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए, हमारी प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। हमें तमाम ये संकट सहन करने पड़ रहे हैं, नई नई बीमारियां, हर जगह मिलावट, ये जो सब संकट आ रहे हैं पूरी सभ्यता के लिए एक ख़तरा है और इनको दूर करने के लिए उनका अपना रोल, उनकी अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार ये विश्वास पैदा हो जाए कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और उसके साथ ये एक पॉजिटिव, सकारात्मक सोच भी पैदा हो कि वो इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, तो शायद चीज़ें आसान होगी। अभी सामान्य रूप से अध्यापकों को भी लगता है कि अरे ये तो सब हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, सारे समाज में तो ये चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। शायद उन्हें हमें ये बताने की आवश्यकता है कि आप उस पौध को तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर पूरी क्षमता है आगे समाज को, पूरे संसार को बदलने की। तो आप यदि विश्वास के साथ चलते हैं और थोड़ा ये अपना कौशल भी उसमें व्यक्त करते हैं, उसमें प्रयुक्त करते हैं कि बच्चों के अंदर ज्ञान दें, ज्ञान के साथ साथ उनमें दृष्टिकोण विकसित करें और एक विश्वास पैदा करें कि हम ये करेंगे तो इससे पूरा हमारा पर्यावरण बदलेगा, हम बदलेंगे, हम सशक्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे छोटी स्टेज की बात है, वहाँ पर आप जानते होंगे कि अभी भी पशु पक्षियों की कहानियाँ आती हैं साहित्य में। पशु पक्षी तो नहीं बोला करते थे, लेकिन कहानियाँ होती हैं, उनके माध्यम से हम किसी भावना को दृढ़ करते हैं। उसी तरह एक पेड़ बोलता है, कहीं पर बादल बोलता है, कहीं समुद्र बोलता है, कहीं नदी बोलती है। तो अध्यापक उस प्रकार का वातावरण पैदा करके उन मानवीय संवेदनाओं को उन प्रकृति के उन अंगों में आरोपित करके मेरी समझ से ऐसी एक चीज़ बना सकते हैं जिसमें विद्यार्थी मान के चलें कि हमारे स्वयं के हिस्से हैं
और शायद वो आगे चल के फिर ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें कि ये परिवर्तन स्वतः आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो उनकी अध्यापकों की तो बहुत बड़ी भूमिका है। अध्यापकों को संभवतः उन प्रयोगों से भी परिचित कराया जाना चाहिए जहां पर पर्यावरण संरक्षण के लिए समुदाय ने, अध्यापकों ने, स्कूलों ने मिलकर बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए हैं। आवश्यक है जी। हमारे देश में ऐसी अनेक परंपराएं हैं और सैकड़ों वर्षों से घटनाएं हुई हैं जहां पर लोगों ने पेड़ों का संरक्षण करने के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर कर दिया और उसको आज भी बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है। ऐसी घटनाएं प्रेरणा के स्रोत बन सकती हैं। आज के समय में भी बहुत जगह पर ऐसे लोगों ने कार्यकलाप किए, गतिविधियां की जहां पर पर्यावरण को प्रदूषण से उन्होंने अपने प्रयत्नों के द्वारा बचाया और वे इसमें सफल हुए। ये हमें लोगों को बताना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारी जो सेवा पूर्व की शिक्षा होती है अध्यापकों की और सेवा में आने के बाद होती है, उसमें भी हमें थोड़े प्रयत्न और तेज करने पड़ेंगे। वो हम कैसे करें, ये थोड़ा सा आप हमें बताएं। मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है प्री सर्विस के अंदर कुछ समय लगे, लेकिन इन सर्विस के अंदर इन चीज़ों को तो तत्काल ही लिया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रोग्राम रखे जाएं जो ख़ास तौर से दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए हों, एक तो अध्यापकों के लिए और दूसरे जो सुपरवाइज़र्स हैं, वो मैं लेऊँगा डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से, डिप्टी डायरेक्टर, इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये जो हैं इन लोगों का भी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनको दो तरीके से इनके सामने चीज़ें रखी जानी चाहिए। अध्यापकों के सामने ये चीज़ रखी जाए कि पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है। अगर ये चीज़ पर्यावरण के प्रति बालकों का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, इसको ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, तो आगे जाकर के कितना नुकसान होगा, इन सारी चीज़ों को रखा जाए। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके सामने रखा जाए कि क्या हर स्कूल के अंदर, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर, हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर क्या पर्यावरण शिक्षा ठीक तरीके से दी जा रही है, क्या वहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिए जा रहे हैं, और क्यों नहीं साला और कम्युनिटी दोनों मिल करके कुछ ऐसा एक अपने आप में प्रोजेक्ट लें। जैसे आपने कहा कि अलग अलग जगह पर पर्यावरण को ठीक करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट लिए गए, शाला भी वो वैसा प्रोजेक्ट ले सकती है। अपने अंदर शाला के चार दीवारी के अंदर काफ़ी पेड़ पौधे लगा सकती हैं, वहाँ का कुछ एरिया लेकर के उसके अंदर पेड़ पौधे लगा सकते हैं, गांव के अंदर कई टीचर्स जाकर के बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरीके से शाला की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कम्युनिटी के साथ में एक जो अवेयरनेस है, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। अवेयरनेस रेजिंग ऑफ द कम्युनिटी, और उसके अंदर टीचर एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटर्स दोनों काम करें। और एडमिनिस्ट्रेटर्स को तो ख़ास यहाँ पर एक रोल अदा करना पड़ेगा। उनका दायित्व होगा कि क्या जैसा देश के अंदर चिंतन है, क्या वो चिंतन इम्प्लीमेंट हो रहा है। इज द ऑब्जेक्टिव आर बीइंग रियलाइज, आर द ऑब्जेक्टिव्स बीइंग रियलाइज्ड, ये पॉइंट उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखना पड़ेगा। कहते हैं शिक्षा का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि स्वयं, समाज और प्रकृति, इसके बारे में बच्चे जाने और इनके संबंधों को जाने। इन संबंधों में जो सही संबंध है उसे पहचान कर उनको सुदृढ़ करने के लिए कार्य करें। हमने इसी संबंध में थोड़ी चर्चा की और पर्यावरण को लेकर के विशेष रूप से ये प्रयास किया कि इससे जुड़े कुछ आयाम इस चर्चा में उभरे। सबसे बड़ी बात उभर कर आई कि शिक्षा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भाग ले सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन शिक्षा में केवल अध्यापक और स्कूल तक ही हमें सीमित नहीं रहना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों और स्कूलों से आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं वे भी आगे आएँ, उन्हें भी जानकारी हो, उन्हें भी कौशल मिले, और उसके बाद कोई भी शिक्षा की व्यवस्था और समुदाय, इसकी एक पारस्परिकता होती है। समुदाय और स्कूल, समुदाय और अध्यापक, समुदाय और बच्चे अलग नहीं हो सकते। अगर हम मिलकर के कोई प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण के संबंध में जो कुछ सही नहीं हो रहा है उसे सही करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं प्रोफेसर देवल और दीक्षित जी का धन्यवाद देता हूं कि वे यहाँ पर आए और उन्होंने अपने विचार आपके सामने रखे।